तो चलिए दोस्तों, इसका व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा परासरण दाब होता है पी वी बराबर हमारा एन आर टी होता है। ये जो हमारा एन होता है यानी कि जो हमारा पी होता है दोस्तों, ये हमारा परासरण दाब होता है। परासरण दाब होता है। ये हमारा जो भी होता है दोस्तों, ये हमारा आयतन होता है। ये एन होता है, ये हमारा मोल होता है, यानी कि मोलों की संख्या होती है दोस्तों। ये हमारा जो आर होता है, ये हमारा गैस स्थिरांक होता है। और ये जो आर होता है दोस्तों, ये हमारा दाब यानी कि टेम्परेचर होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ये हमारा P बराबर एन आर टी हो गया। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा एन है यानी कि मोल बराबर हम लोग जानते हैं, मोल बराबर हमारा होता है भार बटे अणुभार यानी कि W बटा यम होता है। यानी कि ये हमारा मान लीजिए समीकरण 1 है। और ये जो भार बटा अणुभार आया है, ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। एक मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा पी भी बराबर एन की जगह पर W बटा एम रख देंगे। W बटा एम बराबर यानी कि आर टी हो जाएगा। इसी में मान हमें रखना है। अब देखिए, हमें यम का मान निकालना है। तो चलिए यम का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पी भी यम बराबर W आर टी। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा, यानी कि इस यम बराबर हो जाएगा W आर टी बटा पी भी। यही हमारा मोलर द्रव्यमान का व्यंजक आ गया दोस्तों। यही हमारा व्यंजक है। यही हमारा 5 नंबर का है। देखिए कितना सिंपल है। यही हमारा 5 नंबर का है। तो चलिए दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हमें इसमें व्यंजक ज्ञात करना था, हम लोगों ने इसका व्यंजक ज्ञात कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यानी कि दोस्तों, जो हमने इस सूत्र का निगमन किया है, इसी सूत्र पर हमें उस सवाल को लगाना है। चलिए दोस्तों, इसी सूत्र पर उसको सवाल को लगाते हैं। पहले लिखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है एक ठोस के 1.26 ग्राम, यानी कि हमें भार दिया है। यानी कि लिखेंगे, यही हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है, अथवा का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए लिखेंगे विलेय का भार देखिए हमें दिया है 1.26 ग्राम दिया था। देखिए 1.26 ग्राम दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है, देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन, यानी कि देखिए सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यानी कि हमारा आयतन है। यानी कि दिया है आयतन बराबर दिया है, आयतन बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों, इसे हमें लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारा 1000 होता है। तो 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2/10 आ जाएगा, यानी कि 0.2 लीटर हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है। अब इसमें देखिए कर रहा है जलीय विलयन में घोला गया 300 केल्विन पर, यानी कि टेम्परेचर दिया है, दाब बराबर दिया है, यानी दोस्तों टेम्परेचर यानी कि ताप होता है। ताप बराबर हमें दिया है 300 केल्विन दिया है। अब देखिए इसमें कह रहा है विलयन का परासरण दाब दिया है 2.56 × 10⁻³ बार दिया है। यानी कि परासरण दाब P बराबर ये ताप टेम्परेचर B T होता है, और ये आयतन V होता है, ये हमारा W होता है। अभी देखिए परासरण दाब हमें दिया है 2.57 × 10⁻³ बार दिया है।
अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है ठोस के मोलक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने फार्मूला को अपने लाया है, यानी कि फार्मूला हमने प्राप्त किया, इसी फार्मूला पर लगेगा। तो देखिए हमारा यम बराबर WRT/PV, देखिए यही हमारा फार्मूला आया है, वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए मान रख दीजिए। देखिए W का मान हमारा क्या दिया है, W का मान हमारा 1.26 दिया है, 1.26 गुणे देखिए R का मान, R का देखिए दोस्तों यहाँ पर R का मान हमें मानना पड़ेगा, हमें हमारा R का मान बार बार बदलता रहता है। यहाँ पर हमारा R का मान 0.083 हो जाएगा। हमारा इसका मान R बराबर 0.083 इस सवाल के लिए केवल मान होगा, क्योंकि R का मान दोस्तों हमारा बार बार बदलता रहता है। ये हमारा लीटर बार प्रति केल्विन मोल हो जाएगा। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, तो हमारा 0.8083 हो जाएगा R का मान, गुणे T का मान देखिए टेम्परेचर का मान हमारा 300 था, 300 हो जाएगा, बटा देखिए P परासरण दबाव हमारा दिया है 2.57 गुणे 10⁻³ गुणे ये देखिए भी यानी कि आयतन का मान हमारा 0.2 लीटर दिया है। अब दोस्तों इसी को हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1.26 गुणे 0.083 गुणे ये 300 हो जाएगा, बटा देखिए ये हो जाएगा 2.57 गुणे 0.2 गुणे ये 10⁻³ अब देखिए इसका हमें गुणा करना है। इन तीनों का गुणा जब हम लोग दोस्तों करेंगे तो हमारा तीनों का गुणा देखिए क्या होगा, तीनों का गुणा हमारा 31.374 हो जाएगा। इन तीनों का गुणा करने पर दोस्तों 31.374 हो जाएगा। अब बटा में देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 0.0514 हो जाएगा, गुणे ये हमारा 10⁻³ हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 31.374 हो जाएगा गुणे, अब देखिए 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, और ये नीचे हमारा 0.0514 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जब भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 610.389 गुणे 10⁻- यानी 10⁻+3, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा ग्राम प्रति मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका यही हमारा यानी कि मोलर द्रव्यमान का मान यही हमारा हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन यानी कि आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों खौल हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टीकरण की परिभाषा तथा क्रियाविधि लिखिए। बेंजोइक अम्ल के, पहले इसका हम लोग क्रियाविधि लिख लेते हैं दोस्तों। चलिए इसका क्रियाविधि को लिखते हैं। तो देखिए हमारा ख का उत्तर देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों या फिनालों के साथ सांद्र H2SO4 तथा HCl की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल होते हैं दोस्तों, ये फिनालों के साथ, ये जो फिनाल होता है उसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं, और यह क्रिया ही हमारी एस्टरीकरण कहलाती है। अब देखिए एस्टीकरण की क्रियाविधि का आता लिखने के लिए क्रियाविधि लिखते हैं। यह देखिए क्या होगा, यह एक प्रकार से नाभिकरागी एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यानी जो एस्टीकरण की क्रियाविधि है दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है यह एक प्रकार से नाभिकरागी एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कार्बोनिल की ऑक्सीजन का, यानी जो कार्बोनिल होता है उसकी ऑक्सीजन का प्रोटॉनन होता है, जो कार्बोनिल समूह को एल्कोहल के नाभिकरागी योजक के लिए सक्रिय करता है। यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एस्टीकरण की क्रियाविधि हो जाएगा। जिस तरह मैंने अच्छे से लिखा है दोस्तों, इसीलिए इसी तरह आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए अब देखिए इसमें कह रहा है बेंजोइक अम्ल के हैलोजन तथा नाइट्रोकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों इसे हम लोगों ने अगले वीडियो में किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को किया है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण फिनाल अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए हैलोजन और एस्टीकरण की अभिक्रिया को हम लोगों ने लिख चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अथवा में अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला देखिए, ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल। इसे हम लोगों ने समय बचाने के लिए दोस्तों अच्छे से लिख कर लाए हैं। इसे चलिए हम लोग अच्छे से लिखते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला दिया है ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल। चलिए लिखते हैं इसे। देखिए दोस्तों, हमारा पहला ये देखिए ब्यूटेनॉल है, CH3 CH2 CH2 CH3OH, ये हमारा ब्यूटेनॉल है दोस्तों, ये हमारा ब्यूटेनॉल है। जब इसकी अपक्रिया Cr2O3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि सॉरी दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो CH3 CH2 CH3 COOH यानी कि ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। ये हमारा पहला रिएक्शन है। देखिए, जब ब्यूटेनॉल का अपक्रिया Cr2O7 और यानी कि क्रोमियर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। CH3 CH2 CH3 COOH यानी कि ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। यही हमारा पहला रिएक्शन है। अब देखिए दूसरा रिएक्शन कर रहा है इसमें बेंजाइल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें दूसरा देखिए, ये हमारा देखिए हमने ये बेंजीन बनाया है, इस पर हमने क्रियात्मक रूप CH2OH लगाया यानी कि हमारा बेंजील एल्कोहल है। ये हमारा बेंजील एल्कोहल का संरचना है दोस्तों। जब इसकी अपक्रिया पोटेशियम क्लोराइड यानी कि PCl3 के साथ PCl5 के साथ कराते हैं तो ये बेंजोइक यानी कि बेंजील क्लोराइड बनता है। ये हमारा बेंजीन हो गया। ये CH2Cl यानी कि बेंजील क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देखिए क्या होता है, जब बेंजील क्लोराइड हमारा बनता है तो अब इसका फिर से अपक्रिया कराते हैं। देखिए ये बेंजील क्लोराइड को फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। जब इसका अपक्रिया KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं दोस्तों, जब इसका अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमारा बेंजीन साइनाइड प्राप्त होता है। ये देखिए बेंजीन साइनाइड का हमारा संरचना है। देखिए बेंजीन हो गया, ये CH2CN ये हमारा बेंजीन साइनाइड का संरचना है। ये जब बेंजीन साइनाइड बनता है, अब जब इसकी अपक्रिया हम H+ या H2O के साथ कराते हैं तब हमारा बेंजीन CH2COOH यानी कि 2 फेनिल बेंजीनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये हमारा इसका रिएक्शन हो गया। अब देखिए तीसरा रिएक्शन क्या हो रहा है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजीन अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तीसरा क्या हमें कह रहा है, ये देखिए हमारा 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन है। 3 नाइट्रोब्रोमो यानी कि नाइट्रो यहाँ पर है, ब्रोमो यहाँ पर है, इसकी हमें अब क्या कराना है, नाइट्रोब्रोमो बेंजीन के साथ अब करना है। अब देखिए Mg ईथर के साथ हम लोगों ने इसका रिएक्शन कराया है। तो देखिए ये हमारा MgBr बेंजीन NO2 बना है। अब जब इसकी अपक्रिया दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क के साथ कराते हैं, शुष्क बर्फ के साथ कराते हैं दोस्तों, तो देखिए हमारा क्या बनता है, ये हमारा बेंजीन C++ और NO2 बनता है। यानी कि जो Mg है MgBr ही रहता है और ये जो CO2 होता है, CO2 का एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है और ये C डबल बॉन्ड बना लेता है इसके साथ और ये NO2 बन जाता है दोस्तों। ये हमारा इसका रिएक्शन है। अब देखिए जब ये हमारा ये प्राप्त हो जाता है, जब इसका अपक्रिया फिर से कराते हैं, यहाँ पर देखिए इसका अपक्रिया जब फिर से, यही बात है दोस्तों, यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, जब इसकी अपक्रिया हाइड्रोनियम यानी कि हाइड्रोनियम आयन के साथ कराते हैं दोस्तों, तब देखिए बेंजीन COOH और NO2 यानी कि 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल का निर्माण हमारा इसमें होता है। ये हमारा तीसरे का रिएक्शन हो गया दोस्तों, ये हमारा तीसरे का रिएक्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 मेथिल एसीटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा चौथा रिएक्शन, ये हमारा 4 बेंजील एसीटोनिन एसीटोफिनान है। यह हमारा 4 बेंजी यानी कि 4 मेथिल एसीटोफिनान है। ये देखिए यही हमारा इसका रिएक्शन है। ये देखिए ये हमारा 4 मेथिल एसीटोफिनान है। ये हमारा इसका संरचना सूत्र है। जब इसकी अपक्रिया
KMnO4 यानी कि पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कराते हैं, और K2Cr2 ये इसका जो हमारा नाम होता है दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। जब इसके साथ आप क्रिया इसका कराते हैं, या H+ आयन के साथ जब इसका आप क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो देखिए ये बेंजीन इस पे COOH और COOH बनता है, यानी कि बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका हमारा यही रिएक्शन हो गया। अब देखिए पांचवा रिएक्शन कौन रहा है, साइक्लोहेक्सेन से हेक्सेन 1,4 डाईओइक अम्ल प्राप्त करना है। चलिए दोस्तों इसका भी हम लोग लिखते हैं। अब देखिए ये हमारा साइक्लोहेक्सीन, ये देखिए दोस्तों ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है दोस्तों। जब इसकी साइक्लोहेक्सीन की अभिक्रिया पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कराते हैं, या H2SO4 के साथ कराते हैं, तो देखिए हमारा हेक्सेन 1,6, ये देखिए हेक्सेन 1,6 डाईओइक अम्ल का निर्माण होता है। ये हमारा जो ये दोस्तों इसका नाम हमारा हेक्सेन 1,6 डाईओइक अम्ल हो गया। ये हमारा इसका नाम हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखिए सातवां क्वेश्चन को रहा है, डाईएजोनियम लवण के विरचन की 5 विधि का 4 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। इसे हम लोगों ने अगले वीडियो में भी किया था दोस्तों, यानी कि विरचन अभिक्रिया इसे हम लोगों ने लिखा था। ये देखिए अथवा दिया एमीन के विरचन की 5 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसे भी हम लोगों ने लिख चुका है दोस्तों, यानी कि जो विरचन की अभिक्रियाएँ होती हैं वो हम लोगों ने आगे वाले वीडियो में लिख चुके हैं। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन कर रहा है, क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्रिया करता है। जब इसके इस पूरे जो दिया है इसमें से जब डी ग्लूकोज क्रिया करता है तो निम्नलिखित से क्या होता है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा पहला क्या है, क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्रिया करता है। चलिए दोस्तों पहले का क्रिया कराते हैं, यानी कि HI का अब क्रिया कराते हैं, यानी कि हाइड्रा आयोडिक, ये हमारा हाइड्रा आयोडिक अम्ल है, इसका अब क्रिया चलिए कराते हैं। ये ख हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए इसमें हम हाइड्रा आयोडिक का क्रिया कराएंगे, तो देखिए दोस्तों लिखेंगे CHO, ये हमारा दोस्तों बहुत बड़ा इथी बनेगा, CHO हो जाएगा, COH, C फिर से C जुड़ा रहेगा, फिर से H, अब इधर OH हो जाएगा। अब देखिए फिर से हमारा C जुड़ेगा, इधर OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, वही बात बार बार रिपीट होता जाएगा। फिर से इधर OH हो जाएगा, यहाँ पर हमारा C हो जाएगा, इधर हमारा H हो जाएगा, ये हमारा देखिए यहाँ पर CH2OH हो जाएगा। यही हमारा इसका रिएक्शन अब कराएंगे। ये हमारा इसका रिएक्शन जब HI के साथ कराएंगे दोस्तों, HI + P 100 डिग्री पर गर्म इसे करेंगे, तो देखिए हमारा क्या बनेगा, ये हमारा CH3CHI बनेगा, और देखिए क्या बनेगा CH2 का होल थ्राइज बनेगा, और CH3 बनेगा। यही हमारा इसका नाम देखिए 2-आयोडो हेक्सेन हो जाएगा। ये हमारा इसका नाम 2-आयोडो हेक्सेन हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्लस में फिर से बनेगा, ये हमारा CH3 बनेगा। अब ये देखिए CH3 ये हमारा हो जाएगा CH2 4 हो जाएगा, और ये हमारा इसका नाम हो जाएगा पाई, यानी कि N हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। यही हमारा इसका पहला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले का HI से अभिक्रिया। लिख देंगे यहाँ पर HI से अभिक्रिया, ये हमारे HI से अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, NH2OH से अभिक्रिया। चलिए दोस्तों NH2OH से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि हाइड्रा यानी कि हमारा हो जाएगा
हाइड्रॉक्सी एमीन, ये हमारा OH को हाइड्रॉक्सी कहते हैं, एमीन NH2 को एमीन कहते हैं। चलिए इसका आप क्रिया कराते हैं, यानी कि दूसरा हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ कराते हैं। NH2OH से लिखेंगे अभिक्रिया, चलिए दोस्तों अब इसका रिएक्शन कराते हैं। तो अब देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, इसका भी उसी तरह होगा, CHO हो जाएगा, फिर से इसे OH से, यानी कि ये हमारा C हो जाएगा, ये हमारा OH से जुड़ जाएगा, ये हमारा H से जुड़ेगा, ये फिर से वही रिपीट होगा, ये H से जुड़ जाएगा, ये OH से जुड़ जाएगा, ये फिर से हमारा C से जुड़ेगा, ये OH से जुड़ेगा, ये H से जुड़ेगा, ये हमारा OH से जुड़ जाएगा, ये हमारा OH से जुड़ेगा, ये हमारा H से जुड़ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार ये हमारा रिएक्शन, इसी प्रकार ये हमारा CH2OH, यही हमारा ग्लूकोज होता है, यही ग्लूकोज है, यही हमारा डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज से अब क्रिया कहा है तो ये हमारा डी ग्लूकोज होता है। अगले में भी ये जो था हमारा डी ग्लूकोज था दोस्तों। अब डी ग्लूकोज का अब क्रिया कर रहा है NH2OH के साथ कराने पर। चलिए इसका NH2OH के साथ अब क्रिया कराते हैं, NH2OH के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो देखिए हमारा क्या निर्माण होता है। तो देखिए हमारा CH डबल बॉन्ड NaH बनेगा। अब देखिए क्या बनेगा, CHOH का होल 4 बार इसमें गुणा करना पड़ेगा, और ये हमारा CH2OH बनेगा, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीम, ये हमारा ग्लूकोज ऑक्सीम बनेगा दोस्तों। यही हमारा इसका रिएक्शन हो जाएगा। यह जो रिएक्शन होगा दोस्तों, यह अपक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह, यानी कि जो ये अपक्रिया होगी दोस्तों, ये हमारा कार्बोनिल समूह होने की पुष्टि करती है। ये हमारी जो अपक्रिया है वो कार्बोनिल अपक्रिया यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह होने की पुष्टि करता है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, Br2 जल से अपक्रिया, यानी कि ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराना है। चलिए दोस्तों ब्रोमीन जल से अपक्रिया कराते हैं। तो चलिए दोस्तों Br2 जल से अपक्रिया कराते हैं। चलिए ये हमारा तीसरा है, लिखेंगे तीसरा Br2 जल, इससे अपक्रिया कराएंगे। तो पहले ग्लूकोज को, डी ग्लूकोज को बना लेते हैं दोस्तों, यानी कि CHO, इधर C, इधर OH, इधर C, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर C जुड़ेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, CH2OH। अब हमें ब्रोमीन जल से अपक्रिया करानी है। तो देखिए जब इसकी अपक्रिया हम ब्रोमीन जल से कराएंगे, Br2 जल से जब इसकी अपक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो देखिए हमारा क्या बनेगा, हमारा COOH, ये COOH बनेगा। अब देखिए CHOH का 4 बनेगा, और नीचे हमारा CH2OH बनेगा। यही हमारा इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा। इसमें ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा। और ये जो अपक्रिया होगी दोस्तों, ये अपक्रिया ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। यानी कि जो ये CHO है, क्या गया यानी कि जो ये CHO है दोस्तों, ये हमारा CHO है एल्डिहाइड। यह अपक्रिया जो है यह पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में CH2 की उपस्थिति पुष्टि करता है। ये हमारा इसका रिएक्शन रहेगा। अब देखिए चौथा रिएक्शन देखिए किससे हमें कराना है, ये हमें कराना है HNO3। चलिए दोस्तों इससे अपक्रिया कराते हैं, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। तो पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं डी ग्लूकोज को पहले बना लेते हैं। तो हमारा C यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, यह हमारे पर COH, इधर H हो जाएगा, फिर से यहाँ पर OH,
यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर हमारा CH2OH हो जाएगा। यही हमें अभिक्रिया बार बार में लिखना है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराना है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे NHNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन रख देंगे, ये हमारा नवजात ऑक्सीजन होता है। अब देखिए क्या बनेगा, ये हमारा COOH और ये हमारा ये CHOH 4 बनेगा और ये हमारा COOH, यही हमारा इसका निर्माण होगा। यानी जो अभिक्रिया है दोस्तों, इस अभिक्रिया से हमारा यही निर्माण होगा। इसका नाम लिख लेते हैं, ये हमारा होगा ग्लूकेरिक, ये हमारा ग्लूकेरिक अम्ल हो जाएगा। और ये जो ग्लूकेरिक अम्ल होता है दोस्तों, इसी को सैकेरिक अम्ल भी कहा जाता है। यही हमारा अपक्रिया हो जाएगा। और ये जो अपक्रिया होगी दोस्तों, ये ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहल समूह यानी कि CH2OH की उपस्थिति की पुष्टि करता है। अब देखिए इसमें पांचवा अपक्रिया देखिए कौन है, HCN के साथ अपक्रिया कराना है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं, तो हो जाएगा CHO। अब देखिए यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर EH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर देखिए C, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर हमारा CH2OH हो जाएगा। अब देखिए जब इसकी अपक्रिया ये अपक्रिया हमें HCN से कराना है, तो इसकी जब अपक्रिया हम लोग HCN से कराएंगे साइनाइड से, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए हमारे जो अपक्रिया है HCN के साथ कराएंगे, तो देखिए HCN की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा CHCN इधर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा CHOH का 4 हो जाएगा और ये हमारा CH2OH हमारा उसी तरह बच जाएगा। यही हमारा इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमारा जो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन ये हमारा इसका जो नाम है दोस्तों, हमारा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, यानी कि इसका नाम हमारा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन हो जाएगा। और ये जो अपक्रिया होगी दोस्तों, यह अपक्रिया यानी कि जो यह अपक्रिया होगी ग्लूकोज में कार्बोनिक समूह, जो ग्लूकोज में जो कार्बोनिक समूह होता है, ये हमारे कार्बोनिक समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है कि ये हमारा कार्बोनिक समूह की में अपक्रिया हो रहा है। तो ये हमारा देखिए दोस्तों, ये हमारा खत्म हुआ। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चलिए दोस्तों अब हमें टिप्पणी लिखना है, तो चलिए इस टिप्पणी को भी लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला हमारा कह रहा है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो चलिए प्रोटीन के विकृतीकरण पर लिखते हैं पहले। तो देखिए 7वां का ख हमारा ऑप्शन दिया है 8वां वाला। अब देखिए कह रहा है प्रोटीन का विकृतीकरण। जब प्राकृतिक प्रोटीन में यानी जो हमारा प्राकृतिक प्रोटीन होता है, जब हमारे प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन, जैसे जब हमारे यानी कि जो प्राकृतिक का प्रोटीन है उसमें जब भौतिक परिवर्तन जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे पीएच में परिवर्तन करते हैं, तो प्रोटीन में उपस्थित एच आबंधों के टूटने से, जो एच आबंध टूटता है या उसके टूटने से प्रोटीन जैविक सक्रियता समाप्त हो जाती है। यानी जो प्रोटीन होता है उसकी जैविक सक्रियता जो होती है वो हमारी समाप्त हो जाती है। इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे पीएच में परिवर्तन करते हैं, तो प्रोटीन में उपस्थित एच आबंधों को टूटने से प्रोटीन की जैविक सक्रियता समाप्त हो जाती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ये हमारा इसका हो गया। अब देखिए अगला कौन है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो चलिए न्यूक्लिक अम्ल को लिखते हैं दोस्तों। ये हमारा न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। देखिए प्रत्येक जीवित कोशिका में न्यूक्लियोप्रोटीन उपस्थित होता है। यानी कि जितने भी जीवित कोशिका हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे
पेड़ पौधे कह रहे हैं, जंतु हो गया, जीव हो गया, जैसे वे सब हो गए। प्रत्येक जीवित जीव में न्यूक्लियो प्रोटीन उपस्थित होता है, यानी कि जो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है दोस्तों, वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, उसी से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के जटिल यौगिक होते हैं। यानी कि जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है वो हमारा हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस के जटिल कार्बनिक, यानी कि जो इसका जटिल यौगिक है वही होते हैं। यह मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो मुख्यतः मुख्य प्रकार से केंद्रक यानी कि सेंटर बीच में पाए जाते हैं। इन्हें ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार के जो होते हैं उसे ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये हमारा जो सेट था जीसी ये हमारा समाप्त हुआ। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।